नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हफ्सा खान। आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम विमेंज़ार में। मुनसिफ टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन सभी ख़वातीन के बारे में जो अपनी लाइफ में एक मुकाम तक पहुंचना चाहती हैं, जिन्होंने न सिर्फ ख्वाब देखे बल्कि उन ख्वाबों को सच करके भी दिखाया। औरत सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती, वो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। वो इल्म की गहराई भी समझती है और समाज में बदलाव लाने की ताकत भी रखती है। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो हम आप तक इस प्रोग्राम के ज़रिए लाते हैं, ताकि हम हर उन लड़कियों और ख़वातीन के लिए एक मोटिवेशन लाएं जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। वुमेंज़ार में बात सिर्फ अचीवमेंट या सक्सेस की नहीं होती है, बल्कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको ये भी इल्म होगा कि कैसे एक लड़की अपने घर के कामकाज के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी अपना काम बखूबी निभाती है। हर लड़की की लाइफ में सिर्फ एक ही सर्कल होता है, एजुकेशन, शादी और फैमिली। लेकिन लड़कियां भी बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। इन तीन पैरामीटर्स के आगे भी वो जा सकती है, और जब वो कुछ हासिल कर ले तो एक आइडल बन जाएगी सारी दुनिया के लिए। आज हमारे साथ एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल लेडी मौजूद है जिन्होंने अपनी लाइफ में एजुकेशन, सोसाइटी और कॉर्पोरेट तीनों सेक्टर में मिसाल कायम की है। हमारे बीच आज मौजूद है डॉक्टर समीन किदवई। आपने अपनी लाइफ में मल्टीटास्किंग शब्द को बखूबी तरीके से अप्लाई किया है। आपने सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की, फिर मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की और लोगों से जुड़ने और सोसाइटी की खिदमत करने का जिम्मा उठाया और उसे बखूबी तरीके से निभाया भी। इसके साथ ही आपने महिलाओं से जुड़ी सोशल और कल्चरल टॉपिक्स पर पीएचडी भी की और अब आप बड़े टेक कंपनीज के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजीज लीड कर रही हैं। एक इंसान में अगर इतनी खूबियाँ आ जाए तो गुरूर भी साथ आ ही जाता है। लेकिन समीन किदवई साहिबा लोगों से जुड़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है और हमारे साथ आज स्टूडियो में भी मौजूद है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके आज? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं मुनसिफ टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का विमेंस आवर उन्होंने प्रोग्राम निकाला है जिससे आगे आने वाली जनरेशन्स भी मोटिवेट होती हैं और उनको इतनी अच्छी सीख मिलती है कि वो भी आगे बढ़ें और वो सारा काम करें जो हम करते हैं या हम करना चाहते हैं। जी बेशक, सही बात कही है आपने। तो आप हमें ये बताइए कि आपने पढ़ाई और रिसर्च को छोड़कर टेक्निकल कंपनीज में ज्वाइन करने का फ़ैसला क्यों लिया? असल में मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है उस तरह से हम लोगों को भी बदलना चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो शुरुआत तो मैंने ज़ाहिर है पढ़ाई से की। मेरे घर में भी मेरे वालिदैन बहुत ही लिटरेरी थे। मुसाइद किदवई और अंजुम किदवई उर्दू में बहुत नामी ग्रामी मुकाम पर हैं और उसी से फिर लिटरेचर का मुझे शौक़ हुआ। हम लोग किताबें पढ़ते थे, मैं और मेरी दोनों बहनें, हम लोग किताबों का शौक़ हुआ। वहीं से फिर मैंने लिटरेचर परसू किया। उसके आगे मुझे लगा कि शायद मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो फिर मैं मास कम्युनिकेशन में गई। वहाँ से मैंने अच्छे से एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग और ये सारी स्किल्स अपनी डेवलप की। कहानियाँ तो मैं लिखती ही थी शुरू में, लेकिन बाद में और भी चीज़ें कहानियों के अलावा भी होती हैं, जैसे ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, वो सब मैंने मास कम्युनिकेशन में सीखा। हमारे टीचर्स से सीखा। एएमयू से मैंने पढ़ाई हासिल की। वहाँ पे जो हमारे टीचर्स थे वो हमको हर चीज़ सिखाते थे कि कैसे न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ लिखते हैं। वो सब चीज़ें करके मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने पीएचडी की। पीएचडी मैंने वुमेन स्टडीज़ में की, जबकि मेरा मास कम्युनिकेशन ही सब्जेक्ट था। मैंने उसी से रिलेटेड ही पीएचडी की। उसके बाद मैं अलीगढ़ से हट के फिर मैं यहाँ हैदराबाद आई। हैदराबाद जैसे कि आप सब जानते हैं आईटी हब है, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चेंज करना पड़ा। अब मैं यहाँ वही सारी चीज़ें करती तो मुझे लगा कि मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, मोनोटोनस हो गया था, क्योंकि मैं कई साल से वही चीज़ें कर रही थी, वैसे ही लिख रही थी। कंटेंट मैंने फिर शुरू किया कंपनीज़ के लिए लिखना। आईटी कंपनीज़ यहाँ पे ज़ाहिर है बिकॉज़ इट्स अ आईटी हब, तो मैंने यहाँ पे एक आईटी कंपनी ज्वाइन की और वहाँ से मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए, टेक्निकल ब्लॉग्स, नॉन टेक्निकल ब्लॉग्स। और मुझे चैलेंज फील हुआ, मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक नई चीज़ है और मुझे अच्छा लगा ये सब करके। तो
इसी तरह से मैं अपने आप को चेंज करती रही। अभी इस वक्त मैं कम्युनिकेशन सेक्टर में हूँ और मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए काफ़ी नई है। मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है, मैं उसमें काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मुझे धीरे धीरे सारी टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ी और मैं कहूँगी कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं आज के दौर में अगर वही सारी पुरानी चीज़ें मेरे साथ रहती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो मुझे लगता है कि हर एक को वक्त के साथ चलना चाहिए, और क्योंकि आज टेक्निकल का ज़माना है जहाँ पे एआई भी अब आगे बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से हर एक को उसके हिसाब से ही सोचना चाहिए और उसके हिसाब से ही आगे भी बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ आपने कैसे स्विच किया एआई के थ्रू, तो एक महिला के तौर पे, जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म इतने अच्छे से मिला, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? चैलेंजेस मेरे हिसाब से मैंने वही फेस किए हैं कि जैसे बाकी लड़कियां, मतलब सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि बाकी लड़के भी ऐसा फेस करते हैं कि आप अपनी फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जा रहे हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट था, तो मुझे आईटी सेक्टर में आने के लिए मैंने जो टेक्निकलिटी सीखी, मैं राइटिंग भी जिस हिसाब से करती थी, क्योंकि मैंने शुरुआत पब्लिशिंग हाउस से की थी, तो मैं बहुत बेसिक क्रिएटिव राइटिंग करती थी। मैं किताबें बनाती थी, किताबों को एडिट करती थी, कहानियाँ बनाती थी, वो सारी क्रिएटिव राइटिंग थी, वो सब क्रिएटिविटी थी। लेकिन जब मैं कंटेंट राइटिंग में आई, स्पेशली जब मैं आईटी सेक्टर में आई, तो वहाँ मुझे बहुत सारी टेक्निकलिटी सीखनी पड़ी। मुझे वाबस्ता होना पड़ा वो सारी चीज़ों से जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हैं। मुझे रोज़ अपने आप को रिफ़्रेश करना पड़ता था, सुबह उठ के नई न्यूज़ पढ़नी पड़ती थी, देखना पड़ता था कि आज क्या चीज़ नई आई है टेक्निकल वर्ल्ड में। वो सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी। तो सीखने का जहाँ तक है, मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बेशक हम ज़िंदगी भर सीख सकते हैं और जितना सीखें उतना हमें आगे उसका अच्छा फल ही मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये परेशानियाँ नहीं होंगी, बस हाँ छोटी मोटी स्ट्रगल ज़रूर है और चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस नहीं हो लाइफ में तो फिर तो लाइफ में क्या ही मज़ा है। बेशक सही बात है। काफ़ी सारे लोग ऐसे पीछे हट जाते हैं कि चैलेंजेस ये हमें फेस करना है, वो डर से ही काफ़ी सारे लोग पीछे हट जाते हैं, बट आप ये जो ब्रेवरी से आगे बढ़े उसको हैट्स ऑफ। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि एआई हमारा भविष्य है, तो आपका इसमें क्या है और एआई कैसे हमारे लाइफ में बदलाव लाता है, ये हमें बताइए। मेरे हिसाब से ये बात सही है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई बेशक हमारा भविष्य है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट चल रहा है, जहाँ पे इंडिया के लोगों को ब्रेन ड्रेन की अब ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से कहना चाहिए, क्योंकि H1B वीज़ा और ये सारी तमाम परेशानियाँ जो अभी हो रही हैं बाहर के मुल्कों में, मेरे हिसाब से उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट से कहें कि यहीं इंडिया में ही कोई ऐसा अच्छा आईटी हब, हमारे पास इतना बड़ा हैदराबाद है, तो हम यहीं पे कुछ ऐसी कंपनीज खोलें। स्टार्टअप्स के लिए तो गवर्नमेंट हेल्प कर ही रही है, नो डाउट, लेकिन हमको चाहिए कि जिस तरह गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बने हैं उस तरह से और बड़ी कंपनीज इंडिया में बनाई जाएं। जी, यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पे लोगों की भी कमी नहीं है, जो स्किल्ड लोग हैं यहाँ बहुत हैं जी। तो मेरे हिसाब से अगर उन सब लोगों को लेके और एक अच्छे कंपनी को कायम किया जाए, तो टेक्नोलॉजिकल बेस को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत पोटेंशियल है। इंडिया में जिस हिसाब से एजुकेशन लेवल है वो बाहर कहीं भी नहीं है, जिस हिसाब से लोग यहाँ मेहनत करते हैं वो कहीं और नहीं करते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि इंडिया के लोग हर जगह आपको मौजूद मिलेंगे, स्पेशली किसी भी आईटी कंपनी में तो आप लोगों को इंडियन ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या ज़रूरत है ब्रेन ड्रेन की, जब यहाँ हमारे पास पोटेंशियल है, यहाँ हमारे पास लोग हैं, उन्हीं को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो आई फील कि इस तरह से एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं या फिर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को ही बढ़ावा दें ताकि वही आगे चल के बड़े बन सकें। और डिजिटल वर्ल्ड में तो हम धमाका कर ही सकते हैं अगर हमारे पास ताकत है तो। सही। तो आपने अभी जैसे बोला कि हमारे पास स्किल्स की कमी नहीं है, काफ़ी सारे लोग टैलेंटेड है, तो अपार्ट फ्रॉम स्किल्स एंड टैलेंटेड लोग, क्या आप क्या चैलेंजेस फेस करें, और क्या ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एज अ फीमेल लोग कम मानते या इनको और बढ़ावा देते, ये कैसा है यहाँ पे?
फीमेल्स हर फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, और जैसे कि मैंने बहुत करीब से देखा है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड फीमेल्स के लिए इस वक्त तो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि पोस्ट कोविड जो हाइब्रिड मोड हमारा निकला है वर्क का, उसके लिए तो मेरे हिसाब से फीमेल्स का बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि हम 3 दिन या 2 दिन ऑफिस जाते हैं, बाकी 3 से 2 दिन हम लोग घर पे रहते हैं। तो हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और टाइमिंग्स के हिसाब से भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने कैब्स प्रोवाइड कर रखी हैं, तो फीमेल्स को ट्रांसपोर्ट की कोई इशू नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम देते हैं अगर आपकी नाइट शिफ्ट हो तो, स्पेशली फीमेल्स की। तो वैसा अगर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फीमेल्स के लिए आईटी सेक्टर में जाना बहुत ही बेहतरीन है आजकल के ज़माने में, तो बहुत ही ज़्यादा। और सबसे अच्छी चीज़ रेवेन्यू की है कि जितना रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है, फीमेल्स को भी उसका अच्छा पोर्शन मिलता है। और आईटी सेक्टर में एक बेहतरीन चीज़ ये देखने को मिली है कि यहाँ स्किल्स को पैसे मिलते हैं। यहाँ पे कोई ग्लास सीलिंग फैक्टर नहीं है। यहाँ पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इसने ज़्यादा अच्छा काम किया, उसने कम किया, मतलब आपका अपना बायस नहीं है, या तो आपको स्किल आती है या नहीं आती है। तो अगर फीमेल्स अपनी स्किल्स डेवलप करें, अपने आप को अपस्किल करते रहें, तो उनको अगर वो काम आता है तो उनको उस हिसाब से पेमेंट भी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पे गैप हम देख सकते हैं कि कम रहता है बनिस्बत इसके के बाकी और जो भी फील्ड्स होती हैं उसमें। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि वुमेंस के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट काफ़ी सारी ऐसी यूथ लड़कियां हैं जो अभी इंजीनियरिंग ख़त्म करे या अपना आईटी की पढ़ाई ख़त्म करे, वो थोड़ा डरती हैं ऐसे जॉब्स के लिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट मेनली दिया जाता है यंगस्टर्स को। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे, ऐसी लड़कियों के लिए जो डरती हैं आने के लिए आगे? मैं यही कहूँगी कि उन लोगों को ऐसी कंपनीज़ भी देखनी चाहिए जहाँ पे फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और बहुत सारी मैंने देखी हैं कंपनीज़ जहाँ पे वो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए कैब अलग से प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी मेल। आजकल तो फ़ीमेल ड्राइवर्स भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तो फ़ीमेल ड्राइवर्स को लेके वो लोग कैब चलाते हैं, या फिर नाइट शिफ्ट के लिए भी उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने आप को सेफ़ महसूस करें। और हैदराबाद तो मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ़ स्पेस है उस हिसाब से देखा जाए तो, मगर ऑल इंडिया भी कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो लोग फीमेल की सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखते हैं। तो मेरे हिसाब से फीमेल्स को डरना नहीं चाहिए। उन लोग को आगे अगर बढ़ना है तो थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, थोड़े तो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे, इसलिए कि आसानी तो कहीं पे भी नहीं होती है। जी। सो टेक इंडस्ट्री में जो आईटी सेक्टर्स रहने दीजिए आप या एआई रहने दीजिए, इसमें जो आगे आने वाला फ्यूचर है, इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? लाइक आपके थॉट्स क्या है कि ये अब हमें आगे किस तरीके से काम आ सकते हैं? इस वक्त तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ही इस वक्त, मतलब ये दौर हम लोगों का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे ही चल रहा है। और आगे भी टेक्नोलॉजी बूम पे आने वाली है जी। तो जितना हो सकता है हमको, आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूडीमी हो, चाहे वो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट कोर्सेज करने को मिलते हैं, हमें टाइम मिलता है कि हम अपने आप को अपस्किल कर सकें जी। तो मैं फीमेल्स को ये कहूँगी कि जब भी उनको कोई भी टाइम मिले वो अपस्किलिंग पे ध्यान दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं। आज जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, हो सकता है वो 1 महीने बाद हो ही ना, बल्कि कुछ और ही हो। तो इससे बेहतर कि हम एक ही चीज़ पे पीछे रहें, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, नई नई स्किल्स डेवलप करते रहना चाहिए, ताकि आगे जाके हम लोगों को ही फ़ायदा हो जी। अब तो देखिए बच्चों को इतनी नई नई चीज़ें आ गई हैं। जब हम स्कूल में थे तो हमारे पास तो कंप्यूटर सब्जेक्ट भी नहीं था। जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमारे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट आने लगा, और वो भी बहुत बेसिक था। आजकल बच्चों को 1st-2nd क्लास से ही कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते कोडिंग और बाकी सारी चीज़ें, तो उनको बचपन से ही अपस्किलिंग बताई जा रही है कि कैसे आपको चेंज होते रहना है, क्योंकि आगे जाके आई गेस 5-6 साल में, 10 साल में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी और बहुत अलग भी हो जाएगी जी। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आपको आगे क्या काम आएगा, बात यह है कि आप आगे खुद काम हो सकते हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप वहाँ पे कामयाब हो सकें। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ना कि किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर।
सही बात, बहुत बड़ी बात कही आपने ये कि अपस्किलिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी सारी ऐसे लड़कियां हैं जो पीछे सिर्फ इसी बात से हटते कि मतलब सोसाइटी क्या समझेगी, कि हम अगर 8 आवर्स की जॉब करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि 8 आवर्स की जॉब में हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बट ये डर रहेगा कि आगे सोसाइटी वाले क्या सोचते। तो आपको कभी ऐसा डर नहीं हुआ बाहर निकलते टाइम पे? मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो बहुत मैटर करती हैं। अगर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपके साथ हैं, तो आपको सोसाइटी के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हम ही लोगों से बनती है। जी। अगर हम अपना माइंड ब्रॉड करेंगे, अगर हम अपना मेंटल लेवल हाई रखेंगे, तो सोसाइटी भी आगे उसी लिहाज से बनेगी। औरतों के लिए तो ये है कि एक औरत तो पूरे समाज को मतलब एक एग्जाम्पल होती है, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। तो अगर हम घर से शुरुआत करें, अगर हम अपने बच्चों को वही तालीम दें, तो बड़े होकर वो भी यही सोचेंगे कि इसमें अच्छा ही है, वो भी बढ़ावा देंगे अपनी औरतों को, आसपास के लोगों को, अपने बहनों को। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सोसाइटी से डर के पीछे हटना तो कोई सही बात नहीं है। उन लोगों को चाहिए कि सोसाइटी को ऐसा फॉर्म करें ताकि आगे बढ़ के वही सोसाइटी उनको पीछे से पुश करे कि वो आगे बढ़ें। आज के दौर में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा जो है एक स्टेप रहते। जब पेरेंट्स ही इस चीज़ को लड़कियों को पीछे कर लेंगे, चाहे वो लड़की रहने दो या लड़का रहने दो, अगर वो स्टेप पेरेंट्स ही नहीं देंगे तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपका इस पे क्या ख्याल है, ये आप बताइए। मेरे हिसाब से लड़कियों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें एटलीस्ट, और उनको बताएं कि जो बाकी की मिसालें हैं, इतनी सारी मिसालें हैं हमारे सामने, तो आजकल के ज़माने में इंदिरा नूई से लेके आप कहीं किसी भी फील्ड में देख लीजिए, औरतें बहुत नाम कमा रही हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखें कि लड़कियां अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें कि हमको भी आगे बढ़ के ऐसा ही कुछ बनना है, तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत तो समझेंगे ही, थोड़ा बहुत तो आपको आगे बढ़ावा देने के लिए वो कुछ करेंगे ही। क्योंकि मैंने देखा है कि जिसकी बेस बहुत स्ट्रांग होती है, जिन लड़कियों की, वो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, अगर आपका पेरेंट्स आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुश्किलें तो होंगी, जाहिर है। जी। हम आजकल काफ़ी देखते हैं कि औरतें जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है फाइनेंशियल कंडीशंस को अपने लेके, क्योंकि या तो उनके इन-लॉज उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिए, या तो उनकी फैमिली उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दी। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने घर, कामकाज, बच्चे, इसमें ही रह गए। और वो लड़कियां आज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं और यही सोचती है कि काश हम उस स्टेज पे रहते। तो ऐसे लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका वो लोग अपने आप को ही नहीं देते कि हम यहीं पे स्टॉप हो जाना। ऐसे लड़कियों के लिए आपके क्या सलाह थे? क्योंकि जैसे आप बताए कि सीखने की कोई उम्र नहीं रहती, बट उन तक ये बात कौन पहुंचाएगा? क्योंकि घर वाले तो रोक दिए, इन लॉज भी रोक देंगे, उनको कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मानना ये है कि कन्वीनियंस हर वक्त नहीं देखनी चाहिए। बहुत सारी औरतों के लिए ये कन्वीनियंस का मैटर हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जहाँ बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आती है, वहाँ आदमी को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज एडजस्ट करेंगे, हम अपने बच्चों को आगे क्या सिखाएंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। दूसरी बात, अगर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आईटी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके दोस्त, आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो इतने इन्फ्लुएंशियल हों ताकि आप उनसे मोटिवेट हो सकें। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, अगर आपके आसपास लोग अच्छे होंगे, तो आप भी वैसे ही उसी फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे या उतना ही अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा एक दूसरे से मोटिवेट होते रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप मोटिवेट होंगे, आपका खुद ही दिल करेगा कि आप आगे बढ़ें। तो औरतों को चाहिए कि वो अपने कन्वीनियंस को ना देख के थोड़ा सा स्ट्रगल करें। और ये बात तो सभी को पता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जहाँ आती है, वहाँ पे दिमागी सुकून बहुत होता है। और आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुके हैं, क्योंकि वही जैसे कि अभी आपने बताया है कि ना घर वाले सपोर्ट करते हैं, ना इन लॉज सपोर्ट करते हैं जी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें शादी करने से पहले ही एक औरत को डिस्कस कर लेना चाहिए
कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहती है, या अगर आगे पढ़ना चाहती है या जॉब करना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें शुरुआत से ही अगर क्लियर हो जाएं तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लड़कियां हिचकिचाती बहुत है डिस्कस करने से पहले, और शायद वहीं पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अकर होती है कि आप आगे चल के सिर्फ अपने घर तक ही रह जाते हैं एंड वो करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा अपने आप को बिल्डअप करें एंड आगे बढ़ें। तो वैसे मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये है कि आईटी फील्ड में, एआई फील्ड में आपको इतना टाइम हो गया, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका क्या था इसमें? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है नए लोगों से मिलने में, क्योंकि उन लोगों की आईटी फील्ड में एक फील्ड नहीं होती है। आईटी में आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, और सब डिपार्टमेंट्स के लोगों का मिजाज भी अलग होता है, उन लोगों के स्किल्स भी अलग होते हैं। तो अगर आप वहाँ जाके उन लोगों से बैठे, बातें करें, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो, तो आप एक दूसरे से बहुत नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि हम किसी दोस्त से पूरा का पूरा उसका डिपार्टमेंट में वो क्या काम करता है, अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो सारा हम उससे इतना बात करके सीख लें कि नेक्स्ट टाइम हम ही प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएं। जी। बात उसकी नहीं है, बस बात ये है कि आपको उसका मिजाज समझ में आएगा, उसका काम समझ में आएगा, तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, यहाँ के लोग ऐसे भी बिहेव करते हैं, यहाँ के लोग ऐसे काम करते हैं। वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको हर डिपार्टमेंट का होते रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से उससे आपके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे बनते हैं। जी। तो एक टीम में अगर आप हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उस टीम में मेरे हिसाब से आजकल छोटी से छोटी टीम में भी 10-12 लोग होते ही हैं। तो अगर आप उन कॉन्टैक्ट्स के साथ रहेंगे तो आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और फिर वही बात है कि जितना आप सीखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो बेसिक नॉलेज आपको अगर हर चीज़ की है तो वो आगे आपके काम ही आएगी। बेशक। तो जिन लड़कियों को लिखने में भी इंटरेस्ट है और आईटी सेक्टर में भी इंटरेस्ट है, ऐसी लड़कियों के लिए आपकी क्या सलाह है? क्योंकि मल्टीटास्किंग जैसे आप करें, जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग पीछे हटते हैं उस पर कि हम दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, बट आप उसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर आप उन लोगों को सलाह देना चाहेंगे, वो हमें बताइए। सबसे पहले तो जिसको लिखने का शौक़ है, मैं उसको ये कहूँगी कि वो एक एक्सरसाइज बना लें कि रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखें। कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर लिखे। डायरी लिखना शुरू कर दे, दिन भर क्या हो रहा है वो लिखना शुरू कर दे, कोई भी क्रिएटिविटी दिमाग में आ रही है उसके बारे में लिखना शुरू कर दे। क्योंकि लिखना अगर आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो फिर वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जाता है। जी। राइटर्स ब्लॉक एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत मतलब वायबल चीज़ है। ये मिथ नहीं है। राइटर्स ब्लॉक होता है, हर राइटर को हुआ है, मुझको भी हुआ है, क्योंकि मैं शुरू में कहानियाँ ही लिखती थी, वहीं से मैंने लिखने की शुरुआत की। और एक ज़माने में जब मैं पढ़ाई में इतना फोकस हो गई, मैंने कहानियाँ लिखनी बंद कर दी, तो मुझे आइडियाज़ आने भी बंद हो गए। इसलिए मेरे हिसाब से जिसको लिखने का शौक़ है वो लिखता रहे, थोड़ा थोड़ा ही सही। अगर पोएम आता है तो पोएम लिखे, अगर कोई नैरेटिव आता है तो वो लिखे, और उसके बाद अपनी फील्ड को पहचाने कि उसको कौन सी फील्ड में जाना है। अगर वो आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर में लिखने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटेंट राइटिंग है, आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आपको कंटेंट चाहिए होता है, उसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत काम आती है। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, आपको कंटेंट राइटर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जी। फिर आपके इसके अलावा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं। राइटिंग के लिहाज से देखा जाए तो आईटी में अभी इस वक्त बहुत सारी फील्ड्स हैं और फ्रेशर्स को तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। तो सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाओं का आईटी सेक्टर में क्या रोल है और ये आपको कैसे मोटिवेट करता है और ग्रो करने में? मैंने देखा है कि महिलाओं का हर फील्ड में बहुत बड़ा रोल होता है। जी। क्योंकि अगर वो ऊंचे तबके पे रहती हैं तो जो नीचे हायरार्की में जो नीचे औरतें रहती हैं वो मोटिवेट होती हैं उनसे। वो देखती हैं कि किस तरह से वो अपना घर भी चला रही हैं, किस तरह से वो ऑफिस भी आ रही हैं, किस तरह से वो काम अच्छे से कर रही हैं। उनका वर्क लाइफ बैलेंस देख के हर एक को मोटिवेशन होता है। तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में अगर औरतें जाना चाहती हैं तो इस वक्त तो वैसे भी बहुत अच्छा टाइम है। हर लिहाज से औरतों को बहुत फ्रीडम दी जा रही है किसी भी आईटी सेक्टर में आने के लिए, और उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।
वो लोग जी। जितना आगे बढ़ना चाहती हैं उनको उतना आगे आने की ज़रूरत है। अपने आप को स्किल डेवलप करें, वो लोगों से मिले, कॉन्टैक्ट्स बनाएं अपना, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैलेंजेस तो हर जगह रहते ही हैं। आदमी धीरे धीरे सीख ही जाता है चीज़ें। तो अपने आप को एक थोड़ा वक्त दें, थोड़ा अपने ऊपर भी वक्त स्पेंड करें, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कभी कभी फैमिली में उलझ के रह जाते हैं कि हम अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है वो आजकल सोशल मीडिया खा जाता है। जी। तो इससे अच्छा कि हम स्क्रॉल करें, उससे बेहतर यही है कि कोई काम की चीज़ करें। अगर किसी को स्क्रॉल करने का इतना शौक है तो यूट्यूब में और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो हम देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपस्किलिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो हम अगर अपने हिसाब से कोशिश करें तो एक एक 2-2 घंटे उन्हीं पे चलाएं, और आगे बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। एक जगह रह के तो हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे जी। और उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाके कभी भी। कि अगर हमको मोटिवेशन मिल रहा है तो हमें चाहिए कि हम भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को क्या, अपने बच्चों को ही मोटिवेट करें, ताकि घर के बच्चे उनको देख के कहें कि हाँ, हमको इनकी तरह बनना है, जैसे इन्होंने अपना वर्क लाइफ बैलेंस किया है, जैसे ये कमाती हैं, जैसे ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती हैं, वैसे हमको भी रहना है। तो अगर ये सारी चीज़ें औरतें करेंगी तो आगे की जनरेशन के लिए भी वो मिसाल कायम कर सकती हैं। बेशक। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज हमारे साथ जुड़े, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, ये आप हमारे व्यूअर्स को जो है मैसेज पहुँचाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आज के प्रोग्राम वुमेन्स आवर में बस इतना ही। हमने जाना कि कैसे डॉक्टर समीन किदवई ने अपनी जर्नी में चैलेंजेस भी फेस किए, फेलियर्स भी फेस किए, और लास्ट में अचीवमेंट्स भी हासिल की। एक औरत के लिए सीखने की कोई उम्र नहीं रहती। आप जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं, आप जब चाहे तब रुक सकते हैं, लेकिन रुकना इसका जवाब नहीं है। आप जितना आगे बढ़ेंगे ये आपके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है, आपकी फैमिली के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है, और आपकी आने वाली औलाद के लिए भी। अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करें आपके फैमिली में कि औरत कुछ भी कर सकती है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर एक औरत अपना नाम कायम ना कर सके। पास्ट में, हिस्ट्री में झांसी रानी लक्ष्मीबाई ऐसी थी जिसने फ्रीडम फाइटर का नाम लिया, और आज डॉक्टर समीन किदवई जैसी काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही है। आज मैं भी आपके सामने एक एग्जाम्पल की तरह ही बैठी हुई हूँ कि मुझे लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ये मैं आपको बता दूँ कि लिखना और पोएट्री करना मेरी सबसे फेवरेट हॉबी थी, और उसी हॉबी के चलते मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो कुछ भी, चाहे आपका कोई भी पैशन हो, आप उसे बस फॉलो करिए, इंशाल्लाह ताला आप एक मुकाम तक श्योरली पहुँचेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ हफ्सा खान, और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।